नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मोदी और शाह आजकल अपनी रैलियों में एक बात बड़ी जोर देकर कह रहे हैं कि एनडीए इस बार 400 पार, यानी इस बार मोदी जी 400 से ज़्यादा सीटें लेकर आ रहे हैं। अब दोस्तों, ज़मीनी सच्चाई यह है कि मोदी और शाह दोनों ही आजकल एक एक सीट के लिए संघर्ष कर रहे हैं, एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं एक एक सीट के लिए। बात 400 पार की है। अब मसलन अगर आप देखें कि अभी तक 4 राउंड वोटिंग के 4 राउंड पूरे हो चुके हैं, तकरीबन 379 सीट्स पर, 379 सीटों पर। और अगर हम प्रतिशत देखें तो आप कह सकते हैं कि 70% सीटों पर चुनाव लॉक हो चुका है इस देश का। और ये अगर पिछली बार से हम तुलना करें 2019 से, तो पिछली बार इन्हीं 380 सीटों पर मोदी जी तकरीबन 208, 209, आप कह सकते हैं 209, 210 सीटें उन्होंने जीती थी। बीजेपी की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन इस बार जो आकलन है, और बीजेपी का जो आकलन है, मेरा आकलन नहीं, बीजेपी का असेसमेंट है अपना इंटरनल, कि बीजेपी आज की तारीख में कहीं ना कहीं 200 के आसपास है। और अगर आप इंडिपेंडेंट सेफोलॉजिस्ट से बात करें तो 200 की जगह 190, 180 सीटें अभी तक मिली। हालांकि मंच से ये कहा जा रहा है कि बीजेपी तीसरे राउंड में ही 190 सीटें ला चुकी थी, यानी बहुमत के करीब मोदी जी पहुंच चुके हैं। लेकिन हकीकत यह है, चौथे चरण तक बीजेपी 200 टच नहीं कर पाई है, और ये इंडिपेंडेंट सेफोलॉजिस्ट का कहना है। और दोस्तों, चुनाव की गणित या मोदी जी की गणित, वो तीसरी बार शपथ लेंगे प्रधानमंत्री की या नहीं लेंगे, तीसरी बार बीजेपी की लगातार सरकार आएगी नहीं आएगी, इसका पूरा दारोमदार आखिरी 3 फेस में जो मैंने बताए, 5वां, 6वां और 7वां फेस 1 जून को जो खत्म हो रहा है। अगर ये जो 3 फेस बचे हैं, जिसमें 164 सीटें हैं, 164 सीटें हैं, अगर इन 164 सीटों में मोदी जी कम से कम अगर 85 सीट नहीं लाते, 85 से 90 सीट नहीं लाते, तो फिर सरकार नहीं बन रही है। मोदी जी शपथ नहीं ले सकते। अगर 164 सीटों में अगर मोदी जी 90 को टच नहीं करते, उसके नीचे जाते हैं, 85, 80 अगर इस पर आते हैं, या 80 से नीचे खिसकते हैं, 60-70 पर अगर आ जाते हैं, अगर 164 में सिर्फ 70 सीटें जीतते हैं, या 70 से कम 60, 55, तो बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि फिर मोदी जी की सरकार नहीं बन रही है। मोदी जी फिर तीसरी बार शपथ नहीं ले पाएंगे। इसीलिए जो आखिरी 3 फेस हैं, जो लास्ट 3 फेस हैं, ये करो या मरो की स्थिति है गुजरात लॉबी की। डू और डाई बैटल है मोदी और शाह के लिए, एक एक सीट पर। अब दोस्तों, अगर जमीनी हकीकत देखें कि आज की तारीख में मोदी और शाह कहां खड़े हैं, कितने राज्यों में चुनाव बचा है, कितनी सीटों पर बीजेपी को लड़ना है, कितनी सीट बीजेपी जीत सकती। मैं एनडीए की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बीजेपी की बात कर रहा हूँ कि मोदी जी अपने दम पर, बीजेपी अपने दम पर कितनी सीटें अब ला सकती। अगर आप अपर नॉर्थ देखें, देश का अपर नॉर्थ हिस्सा देखें, तो पंजाब है जहाँ 13 सीटें हैं। मैं पंजाब की आज बात नहीं करूंगा क्योंकि बीजेपी बहुत वीक है, इसलिए पंजाब को मैं डिस्कस करने नहीं जा रहा हूं। मैं हरियाणा को डिस्कस करूंगा, जहां पिछली बार 10 में से 10 सीटें मोदी जी ने जीती थी। मैं हिमाचल आज डिस्कस करूंगा, 4 में 4 सीटें जीती, चंडीगढ़ में 1 में 1, और दिल्ली बड़ा क्रूशल है, जब से आप कह सकते हैं केजरीवाल बाहर आए हैं जेल के। दिल्ली में 7 सीटें, कुल मिलाकर देखें पंजाब अगर आप निकाल दें 22 में 22 सीटें पिछली बार मोदी जी जीत गए थे। यानी अपर नॉर्थ एरिया में जो स्ट्राइक रेट है मोदी जी का 100%, जी हाँ 100% पिछली बार था। और इस बार क्या होगा ये मैं आगे आपको बताऊंगा। उत्तर प्रदेश में 41 सीटें बची हैं 5वें, 6ठे और 7वें फेज में। बीजेपी को अगर हम देखें, अलाइज निकाल दें, तो 38 सीटें हैं। पिछली बार 38 में से 31 सीटें ले गए थे। बिहार में इस वक्त जो बीजेपी के खाते में सीटें 11 हैं, सिर्फ 11 सीटें बिहार में बची हैं। 11 में 11, 100% स्ट्राइक रेट था। झारखंड में 10 सीटें हैं, तकरीबन 8 सीटें बीजेपी ने जीती थी। बंगाल में 24 सीटें हैं जो बीजेपी को लड़नी, 24 की 24। पिछली बार 8 सीटें जीती थी।
और अगर महाराष्ट्र देखें तो वैसे तो महाराष्ट्र में 13 सीटें हैं, लेकिन बीजेपी ने पिछली बार जो 6 सीटें लड़ी थी उसमें 6 में 6 जीती थी। वहाँ भी 100% स्ट्राइक रेट है। यानी बिहार में 100% स्ट्राइक रेट आखिरी 3 फेजेस में, महाराष्ट्र में 100% मोदी का स्ट्राइक रेट 2019 में, हरियाणा में, हिमाचल में, चंडीगढ़ में, दिल्ली में 100% स्ट्राइक रेट। जितनी सीटें लड़ी उतनी जीती। लेकिन क्या इस बार ऐसी स्थिति है मोदी जी की कि जितनी लड़े उतनी जीत गए? क्या ऐसी स्थिति है? या दाल पतली है, हवा टाइट है? और इसीलिए एक एक सीट के लिए, चाहे वो यूपी हो, बंगाल हो, बिहार हो, एक एक सीट के लिए एड़ी चोटी का जोर मोदी जी और मोदी जी के चाणक आजकल लगा रहे हैं। अब दोस्तों यूं तो 164 सीटें बची हैं, लेकिन मैं आज के इस वीडियो में उड़ीसा डिस्कस नहीं कर रहा हूं। जी हाँ, 21 सीटें वहां पर हैं। मैं पंजाब डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्योंकि पंजाब में बीजेपी बहुत वीक है। 13 सीटें, उस पर कभी फिर से वीडियो बनाऊंगा। मैं 110 सीटें जो बीजेपी लड़ रही है, खासकर नॉर्थ में और महाराष्ट्र में, उसको डिस्कस करने जा रहा हूं, जहां पर पिछली बार 86 सीटें जीती थी। लेकिन हकीकत यह है कि बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र और इवन उत्तर प्रदेश, यहाँ पर मोदी जी की हालत दिन ब दिन खराब होती चली जा रही है। और आप कह सकते हैं कि अगर आखिरी राउंड में महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल में अगर गजब नहीं ढाया, अगर कोई चमत्कार नहीं हुआ, कुछ खेला नहीं हुआ, कोई स्ट्राइक नहीं की मोदी जी ने इन आखिरी 15-20 दिनों में, तो कुर्सी गई दोस्तों। और आज यही इस वीडियो में मैं समझाने जा रहा हूँ कि 110 सीटों में मोदी जी को कितनी सीटें आ रही हैं। अब दोस्तों आज 4 खास मेहमान हैं हमारे साथ। मुंबई से सुधीर सूर्यवंशी जुड़े हैं, जो मुंबई का आपको हाल बताएंगे कि मुंबई का असली बादशाह आज की तारीख में कौन है, डॉन कौन है असली चुनाव का। ठाकरे हैं, शरद पवार हैं, मोदी जी हैं, वो आपको बताएंगे। और क्या होने जा रहा है मुंबई में, महाराष्ट्र में। बंगाल से आपको सीधे कलकत्ता से जुड़ रहे हैं प्रसून आचार्य, वो आपको कुछ चौंकाने वाली बातें बताने आपके जा रहे हैं। हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत होंगे, उत्तर प्रदेश का हाल बताएंगे। और जहाँ तक डेटा जर्नलिस्ट अभिषेक कुमार हैं, वो बिहार का हाल बताएंगे। और कुछ बातें पंजाब और हम दिल्ली में भी करेंगे। बॉटम लाइन ये है, असली सवाल यही है कि क्या आखिरी 3 फेज़ में मोदी जी 80 सीट लाने जा रहे हैं? और अगर मोदी जी 50 सीट लाने जा रहे हैं तो फिर मोदी जी की जो फाइनल टैली होगी 4 जून को, अगर 50 सीट लाए तो फिर वो 250 के आसपास है। जी हाँ, 250 पर फिर गिनती अटक जाएगी, रथ रुक जाएगा 250 पे। तो क्या 250 के ऊपर मोदी जी जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं? नीचे गए तो भैंस पानी में गई, और अगर 250 के ऊपर गए तो गद्दी मोदी जी को फिर मिल जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, गौर से देखिएगा, पिक्चर क्लियर होगी। आखिरी 3 राउंड, कयामत के 3 राउंड। चलते हैं सीधे इन 4 मेहमानों के पास। मेरा पहला सवाल जो है वो प्रोफेसर रविकांत जी से। रविकांत जी, पिछली बार उत्तर प्रदेश में आखिरी 3 चरण में बीजेपी ने 38 सीटें लड़ी थी, 31 सीटें जीती थी। लेकिन पूर्वांचल में जो जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, लालगंज, ये जो बेल्ट है, इसमें शिकस्त मिली थी। इस बार क्या दाल और पतली है? इन 38 सीटों में आपको क्या खेल दिख रहा है? रायबरेली से लेकर गाजीपुर। दीपक जी, इस बार पुरवाई नहीं चल रही है, पछाड़ चल रही है। क्या पुरवाई? बीजेपी की पुरवाई नहीं है इस बार। अच्छा। पछाड़ जिसको बोलते हैं ना, कि विपरीत हवा चल रही है, पछुआ चल रही है। ओहो। तो इसमें जो स्थिति है, अब ये जो चरण था चौथा वाला, इसमें तो फिर भी गनीमत थी। जैसे ही पूर्वांचल में आप दाखिल होते हैं, वो इंडिया एयरलाइंस का गढ़ है आज की तारीख में। वहां से आप निकलेंगे तो पूर्वांचल से होते हुए थोड़ा सा ईस्ट बेल्ट में आएंगे आप, अवध की बेल्ट में, जहां थोड़ी सी राहत मिल सकती है। आप ये कहें कि यहाँ थोड़ी ठंडा हवा का झोंका मिल सकता है बीजेपी को। लेकिन फिर जैसे ही पश्चिम की तरफ आप चलेंगे, बुंदेलखंड तक, बुंदेलखंड एकदम बदला हुआ है। चारों सीटें बीजेपी की फंसी हुई हैं। बल्कि मैं अगर ये कहूं कि बढ़त पर इंडिया एयरलाइंस है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और इसलिए 100% तो छोड़ दीजिए, अगर बीजेपी 50% भी सीटें जीत जाए
तो बहुत बड़ा सम्मान वापस होगा बीजेपी का। अरे डॉक्टर ये साहब, आप नौबत क्या कह नहीं रहे हैं है। कि आप क्या कह रहे हैं कि राजनाथ सिंह लखनऊ और बनारस से मोदी, नरेंद्र मोदी, ये जो रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री, इनकी जो 2 सीटें हैं, क्या इसके अलावा सारी सीटों पर डावाडोल स्थिति है? डमरू बज रहा बिल्कुल है बिल्कुल, बीजेपी का? एकदम एकदम एकदम। और उसकी वजह है, उसकी केमिस्ट्री पूरी है। हम सब लोग डिस्कस करते रहे, पूर्वांचल में आपका यादव बेल्ट है, मौर्य बेल्ट है, कश्यप बेल्ट है। दलितों में अब मायावती का जो कम हुआ है आकाश आनंद के जाने के बाद, वो जाटव वोट भी इंडिया अलायंस की तरफ जा रहा है। और इधर राहुल गांधी की वजह से जो केमिस्ट्री असली बनी है, वो राहुल गांधी की वजह से। सपा इतना मजबूत नहीं होती, लेकिन कांग्रेस के आने से ये हुआ कि जो ईबीसी वोटर है, अति पिछड़ा है, वो महंगाई और बेरोजगारी से बहुत ज्यादा पीड़ित है। और राहुल गांधी ने जो जी जाति जनगणना का सवाल उठाया, जो आरक्षण को बढ़ाने की बात की, जो उम्मीदें बनी, उससे वो लौट रहा है। दलित तो संविधान पर वोट कर रहा है। उसका इस समय जी और कोई दूसरा एजेंडा है ही नहीं कि संविधान बचाना है तो एंटी बीजेपी वोट करना है, बस आंख बंद करके ये चल रहा है। तो जी इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये पछाड़ है, ये पछुआ चल रही है। और पछुआ। इसमें बीजेपी का सुपड़ा साफ कहना थोड़ा सा मुझे अटपटा लग रहा है, लेकिन हालत लगभग झटका। ऐसी ही। एक चीज और डॉक्टर साहब पूछना चाहूंगा, भी और लोगों के पास मैं जाना चाहता हूं, एक्सपर्ट्स के पास। एक चीज मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपसे राजनाथ सिंह के बारे में नहीं पूछ रहा कि राजनाथ सिंह लखनऊ से लड़ रहे हैं क्या होगा। मैं मोदी जी जिन्होंने आज नामांकन भरा बनारस में, मोदी जी के बारे में आपसे नहीं पूछ रहा हूं। मैं राहुल गांधी के बारे में भी नहीं पूछ रहा हूं। मैं आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, घोसी, लालगंज, ये जो सीटें हैं, डोमरियागंज वगैरह, उन पर भी नहीं पूछ रहा हूं। मैं सिर्फ एक सीट पर बड़ी ईमानदारी और दिल से आपका जवाब चाहता हूं डॉक्टर साहब, क्योंकि उस सीट को जितना आपने समझा किसी ने नहीं समझा, और वो सीट है अमेठी की। क्या ये बताइए, स्मृति ईरानी मोदी शाह के बाद तीसरी सबसे बड़ी ताकतवर शख्सियत बीजेपी में, जिनके आप कह सकते हैं सिर्फ नाम से ही जो है चिराग जल जाते, रोशन हो जाते, वो जो स्मृति ईरानी है, क्या वो राहुल गांधी के पीए, पर्सनल असिस्टेंट, माफ कीजिएगा, सहयोगी कह लीजिए, क्या राहुल गांधी के सहयोगी से स्मृति ईरानी को चुनौती मिल रही है? मुझे अमेठी का जरा आप बैरोमीटर चेक करके बताइए। दीपक जी, जो केएल शर्मा है वो 60,000 वोट से जीतने की स्थिति में है आज की तारीख में। किशोरी लाल 60,000, यस। मतलब राहुल गांधी जितने वोटों से हारे थे, 50,000 वोट से हारे थे, स्मृति ईरानी आज की तारीख में 60,000 वोट से पीछे हैं। और मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूं, मैं ग्राउंड पर जा करके, और वो जी आश्चर्यजनक इसलिए है जो आपको लग रहा हो, क्योंकि ब्राह्मण वोट, अब वो केएल शर्मा जो है ना, पंडित केएल शर्मा है वहां, तो ब्राह्मण वोट बैंक में वो पूरा सेंधमारी की है इस बार। मतलब कांग्रेस का वापस आया है वो वोट बैंक, तो था तो कांग्रेस का ही। इसके अलावा बढ़िया वोट आया है कांग्रेस के पास, ठाकुर पैसे, वो साइलेंट पैसिव है, यस। और उस पर डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं कई बार, क्यों है ये सबको पता है। नहीं तो आप क्या इसलिए कह रहे हैं तस्वीर कि, बदली हुई। नहीं आप क्या कह रहे हैं कि मोदी जी ने सारी ताकत अमेठी में झोंक रखी है, मोदी जी की सारी ताकत झोंकने के बाद किशोरी लाल राहुल गांधी के सहयोगी, मतलब राजा छोड़िए, राजा अपने प्यादे से पिटवा रहा है स्मृति ईरानी को। यस, दाव खेल दिया है। और स्मृति ईरानी वो कह चुकी है, हालांकि अब हम हारेंगे भी तो भी मंत्री बनेंगे, लेकिन इस बार देखना है कि वो हार नहीं है और मोदी जी जीत रहे कि नहीं जीत रहे, अब इस पे देखना जी है। अमेठी निकल जी चुकी है हाथ से, आज की तारीख में निकल चुकी है। जी। मैं आ रहा हूं डॉक्टर साहब, आपके पास आ रहा हूं, फाइनल कमेंट आपसे लेना है। मैं अभिषेक के पास भी आऊंगा, प्रसूनदा। एक छोटा सा सवाल मैं सुधीर सूर्यवंशी से जिसे करना चाहता हूं, और मैं जान रहा हूं बंबई के जो पत्रकार है बड़े बिजी होते हैं, सुधीर भाई, सिर्फ ये बता दीजिए, महाराष्ट्र में जो आखिरी राउंड है, अब 20 तारीख को आखिरी राउंड, द लास्ट चांस फॉर मिस्टर मोदी। 6 सीटें हैं, 6 सीटें, वैसे तो 13 सीटें हैं महाराष्ट्र में, 13 में से 6 में पिछली बार मोदी जी लड़े थे, 6, और 6 में 6 जीत ली थी। सुपड़ा साहब 100% स्ट्राइक रेट
मोदी जी की पिछली बार महाराष्ट्र में थी लास्ट राउंड में। मैं ये कह रहा हूं कि ये 6 में 6 सीटों में क्या होने जा रहा है? दीपक जी, लास्ट टाइम मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने जो 6 सीटें जीती थी उसमें उद्धव ठाकरे का कंट्रीब्यूशन था, हम हो डिनाई नहीं कर सकते। उद्धव ठाकरे का जो 15-20% जो वोट शेयर था वो उनमें था, इसलिए 6 की 6 सीटें जीती थी। आज उद्धव ठाकरे उनके साथ नहीं है, इसकी वजह से मुझे लगता है कि सिर्फ मुंबई नॉर्थ जो सीट है वहां पे पीयूष गोयल लड़ रहे, वहां पे उत्तर भारतीय और गुजराती 50% है और 50% मराठी है। वो सीट पे मुझे सिर्फ ये लग रहा है बीजेपी को। बाकी पांचों की पांचों सीट, डिंडरी हो, तुम्हारा भिवंडी हो, तुम्हारा धुलिया हो, और बाकी मुंबई के 3 सीटें, ये तीनों के पांचों के 5 सीटें फंसी हुई है। तो उसमें कुछ भी सरप्राइजिंग रिजल्ट आ सकता है, तो ये कोई दवरा है कि मेरे ख्याल से उसमें मेरा कोई संदेह नहीं है। दूसरी बात, ये जो बेल्ट है अभी जो आने वाला जो लास्ट 20 तारीख का बेल्ट है, उसमें उद्धव ठाकरे का बेल्ट माना जाता है कि उद्धव ही अभी जो जो बैट्समैन रहेगा वो उद्धव ठाकरे ही रहेगा, क्योंकि ये मुंबई की 6 सीटें और एमएमआर रीजन की कुछ जैसे पालघर वगैरह, भिवंडी वगैरह, कल्याण की ये सीटें। तो उद्धव के अगेंस्ट में मोदी शाह जैसे मराठी वर्सेस गुजराती जैसे वो बाइनरी बनाई जाती है, वैसे वो बाइनरी मेरे ख्याल से जो विदर्भा से शुरू हुआ वो आते आते बंबई में आ गया है, और उद्धव वर्सेस मोदी शाह ये बैटल अपने को हमको देखने को मिलेगी। सुधीर जी, जो असेसमेंट है, क्या आप सिर्फ एक सीट दे रहे हैं मोदी जी को या एक से ज्यादा सीट दे रहे हैं? क्या ग्राउंड रिपोर्ट क्या है? जो 5 सीटें उसमें कुछ भी खेला हो सकता है, कि ऐसे कोई कॉन्फिडेंस नहीं कर सकता कि पांचों के पांचों सीट महाविकास आघाड़ी और बीजेपी आएगी, उसमें कोई बता नहीं सकता। मेरे ख्याल से तभी भी जब बंबई की सीट है उसमें काफी एडवांटेज उद्धव ठाकरे के साथ है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बता देता, मामू फैक्टर चल रहा है बंबई में। मामू फैक्टर, मामू यानी कि क्या, मराठी और मुस्लिम फैक्टर। जैसे विदर्भा में डीएम का फैक्टर था, 3M मराठवाड़ा में था, वैसे ही मुंबई में मामू फैक्टर चल रहा है। मुस्लिम और मराठी एक साथ हो गए। प्रोफेसर साहब ये कह रहे हैं कि पिछली बार 6 में 6 सीटें जीती थी मोदी जी की, 100% स्ट्राइक रेट थी आखिरी राउंड में। और सुधीर जी जो एक एक्सपर्ट है महाराष्ट्र के, ये कह रहे हैं कि मैं सिर्फ पीयूष गोयल की सीट दे सकता हूं, बाकी सारी सीटें फंसी हुई हैं। तो इसको हम क्या माने कि उद्धव ठाकरे ने डॉक्टर साहब अल्टीमेटली मोदी और शाह इनका रथ फंसाया नहीं, धसा दिया है मुंबई के रेत में, चौपाटी में धस गया रेत में मोदी जी का रथ? अब कुछ दिनों के बाद निकल भी जाएगा वो पहिया। ओहो, उसकी वजह दो सबसे ज्यादा जो मजबूत वजह है, एक तो गुजराती बनाम मराठी जो मसला है, सारी कंपनियां उठा करके मोदी जी ले गए, और दूसरा जो उन्होंने शिवसेना और शरद पवार की पार्टी को तोड़ा, तो महाराजा शिवाजी और अफजल खान को लेकर के जो इतिहास है महाराष्ट्र में, गद्दारों को वहां माफ नहीं किया जाता। ये दो इतने बड़े, जिसकी तरफ सुधीर जी ने इशारा किया, ये दो बड़े फैक्टर है जिससे मराठी मानुष एकदम से बीजेपी के खिलाफ खड़ा हुआ है, और उसी के बारे में सुधीर जी कह रहे हैं कि इसको कोई नहीं बर्दाश्त करेगा। चलिए, और इसीलिए गद्दार बनाम हुआ दिख रहा है, गद्दार बनाम गद्दी चल रहा है मामला। और डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं, सुधीर जी भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं पूरा का पूरा रथ फंस गया है मुंबई जाके आखिरी फेज में। अभिषेक ये बताइए कि ये जो 11 सीटें और प्लस झारखंड की 8 सीटें हैं, मैं झारखंड में तो इतना डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन बिहार में ये 11 सीटें थी, पिछली बार 11 की 11 जीती थी मोदी जी ने। ये जो अब फेज में चुनाव हो रहा है, बाकी फेजेस में ये जो आखिरी राउंड चल रहा है, तो क्या आपको लग रहा है 11 में 11 फिर ले जा रहे हैं बिहार में मोदी जी? देखिए दीपक जी, 11 में 11 पिछली बार जो जीती थी वो माहौल अलग था, परिस्थितियां अलग थी, वो जीत गई थी। आज की परिस्थितियों में आप सोचकर हैरत में पड़ जाएंगे कि जो 5 किलो राशन वाला गरीब परिवार है, उस परिवार के अंदर भी 2/3 से ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं, क्योंकि उस परिवार के अंदर भी 5 किलो राशन अब मुद्दा नहीं रहा। नरेंद्र मोदी फैक्टर कमजोर पड़ गया। ये 2014 में लहर थी, 2019 में फैक्टर कमजोर पड़ा था, लेकिन उसे ढकने का काम बालाकोट के सर्जिकल स्ट्राइक ने किया था, पुलवामा ने किया था।
अब कुछ नहीं है, अब चुनाव अगड़ा बनाम पिछड़ा जा चुका है। और नीतीश कुमार की जो परिस्थितियां हैं, जिस प्रकार से उनकी भाव भंगिमा आपने देखी नरेंद्र मोदी के साथ रोड शो के दरमियान, उससे पूरा संदेश नीचे तक चला गया है कि नीतीश कुमार भी संभवतः नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी जीत कर जाए। उनके वोटर्स के बीच भी ये मैसेज चला गया है कि अगर नीतीश कुमार की सरकार को बचाना है तो तेजस्वी यादव से खतरा नहीं है, खतरा भारतीय जी। जनता पार्टी से है। और एक नजर जरा, पासवान भी लग रहे हैं। नहीं तो आपको क्या लग रहा है 11 में कितनी सीटें आ रही हैं, जरा बता देंगे? 11 में मैं सिर्फ नंबर जानना चाह रहा हूँ, सीटों का नाम नहीं। 11 में कितनी सीटें आप दे रहे हैं? देखिए 2 से 3 सीटें तो मिल सकती है और 2-3 सीटें बहुत टफ कंटेस्ट में है। तो एक्सट्रीम केस पर मैक्सिमम लिमिट आप 6 सीटों की मान सकते हैं, लेकिन वो भी कब? जब भारतीय जनता पार्टी की अनुकूल परिस्थितियां अगले 10 दिनों में निर्मित हो जाएं, 15 दिनों में, तब, अन्यथा नहीं। मतलब 11 में से 4-5 सीट, 3 से 4 सीट मैक्सिमम आप कह सकते हैं कि ओहो, जाति जनगणना के बाद का माहौल है, इसको भी समझ। मतलब 100% से जो स्ट्राइक रेट है काफी नीचे आ गया। एक जरा मुझे अभिषेक, मैं प्रसून आपके पास आ रहा हूं, लेकिन एक इनसे स्टेटमेंट और लेने। मैं बात कर रहा हूं 100% स्ट्राइक रेट जहां थी, हरियाणा बचा है। हरियाणा में 10 सीटें हैं, 10 में 10 जीती थी। हिमाचल में 4 में 4 जीती थी। दिल्ली में पिछली बार 7 में 7 जीती थी। चंडीगढ़ में 1 में 1 जीती थी। 22 सीटों में 22 सीटें जीती मोदी जी ने पिछली बार। इस बार क्या लग रहा है आपको? फटाफट बताइए। हरियाणा में क्या लग रहा है, दिल्ली में क्या लग रहा है? मैं अगर बहुत साफ गोई के साथ बोलूं दीपक जी, तो एकमात्र सीट जिस पर भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कंफर्टेबल पा सकती है वो है ईएमआई वाली सीट। ईएमआई वाली सीट मैं इसलिए कह रहा हूं कि हाई राइज में ही बीजेपी जिंदा है अभी इस इलाके में, गुड़गांव। बाकी जो भी सीटें 2, 3, 5, 7 सबकी राय अलग हो सकती है, लेकिन वो बहुत टफ कॉन्टेस्ट में है। और दिल्ली में क्या है? चलिए, हरियाणा में तो आप सुपड़ा साफ करा रहे हैं मोदी जी का, दिल्ली तो बताइए। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सेफ सीट कौन है जहां बीजेपी 100% चुनाव जीत रही है, ये बता पाने की स्थिति में मैं नहीं हूं। ये दिल्ली की हकीकत है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के बाद, जीएसटी और ओल्ड पेंशन स्कीम के मुद्दे के बाद, केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिहाई के बाद, मनीष सिसोदिया के लगातार जेल में रहने के बाद, हिमाचल और बता दीजिए 4 में से 4 सीटें जीती थी। देखिए हिमाचल प्रदेश में अग्निवीर बहुत बड़ा मुद्दा है, ओल्ड पेंशन मुद्दा है। हर घर का आदमी सैनिक है, कोई ना कोई सैनिक वहां जरूर है हर परिवार में। तो अग्निवीर का मुद्दा बहुत भारी पड़ रहा है और कोई बागवान नहीं चाहता है कि उसका एप्पल, उसका सेब जाकर सीधे अडानी 18 रुपए में खरीदे या कोई और कॉर्पोरेट 18। कंगना रनौत जीत रही कि नहीं जीत रही है? मोदी जी की बड़ी खास अभिनेत्री हैं। मोदी जी ने हमेशा कंगना राउत को तरजीह दी और कंगना राउत ने कहा इस देश को कि भाई देश की आजादी 1947 में नहीं 2014 में आई थी। तो क्या कंगना रनौत जो हैं वो जीत रही हैं, हार रही हैं, उनको आजादी मिल रही है? दीपक जी, कुल्लू मनाली की ठंडक में कंगना रनौत वहां बीजेपी के लिए गर्मजोशी पैदा नहीं कर पा रही है। संयोगवश कुल्लू उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में है, मनाली भी वही है। विक्रमादित्य सिंह एकमात्र सीट आप कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा मार्जिन से कोई जीतेगा हिमाचल में तो विक्रमादित्य सिंह की सीट है। कंगना रनौत से मुकाबला है मंडी सिंह। राजा वीरभद्र के बेटे विक्रमजीत सिंह जो हैं वो कंगना रनौत को भारी मार्जिन से हरा रहे हैं। मनीष तिवारी सारी खबरें आप चंडीगढ़, यानी कुल मिलाकर स्थितियां जो हैं वो हरियाणा और दिल्ली और चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश से अच्छी नहीं है, ऐसा ये हमारे डेटा जर्नलिस्ट अभिषेक कह रहे हैं। नहीं, मैं जरा बंगाल की खबर, आपने एकदम सिर घुमा दिया है, आपने एकदम सिर चकरा दिया मेरा कि आपने जिस तरह से हरियाणा दिल्ली का आकलन किया हिमाचल का। मुझे लगता है अगर मोदी और शाह साहब देख रहे होंगे चैनल तो पता नहीं उनकी नाराजगी का कहर यहाँ ना टूट जाए। प्रसूनदा, आखिरी 3 फेज में 24 सीटें हैं, 24 में पिछली बार 8 सीटें बीजेपी ने जीती थी, 8 सीटें। इस बार क्या होने जा रहा बता दीजिए जरा। इस बार जो पिछले दफा 8 सीट जीते थे उसमें तो 3 सीट इस बार हार रहा है श्योर, और 3 सीट और फंस चुके हैं। उसमें 3 सीट डेफिनेटली हार रहा है। 1-2 आदिवासी क्षेत्रों का, एक झारग्राम और एक पुरुलिया हार रही है, और एक बांकुड़ा भी हार रहा है।
3 सीट उसका हारना एकदम मोटा मोटी तैयार है। और 3 सीट, एक मुतुआ वाला बनगांव है, फर्स्ट है, एक बैरकपुर है अर्जुन सिंह का, वो भी फंस चुका है, तीसरा है हुगली का, वो सीट भी फंस चुका है। 3 सीट जो है वो फंस रहा है। एक सीट इस बार गेन कर सकता है। शुभेंदु अधिकारी उस टाइम में तृणमूल का था और कमाल संभाल रहा था मिदनापुर का, तमलुक का। इस बार वो बीजेपी का तरफ से कमाल संभाल रहा है, तो एक सीट उसका गेन हो सकता है। तो फाइनल टोटल क्या, आखिरी राउंड में जो 8 सीटें जीती थी, इस बार कितना लग रहा है? 24 में से कितनी सीट जीत सकती है बीजेपी इस बार? 4-5 से ज्यादा, तो 4 या 5। ओहो, 24 में 8 जीती थी आखिरी राउंड में, आप कह रहे हैं 4 या 5। एक एक कमेंट लास्ट में मैं ले रहा हूं, अभिषेक के पास आऊंगा, फिर मैं डॉक्टर साहब के पास आऊंगा, आखिरी कमेंट में सुधीर से लूंगा। एक लाइन में अभिषेक बताइए, अगर बीजेपी 110 में 86 की जगह 50 सीट जीतती, जैसा कि आपकी बातचीत से लग रहा है, तो होने क्या जा रहा है फिर? एक लाइन का जवाब। इसका जवाब मैं 2 लाइन में दूंगा, एक लाइन की आपसे इजाजत लूंगा। और पहला जवाब यह है कि जिन 380 सीटों पर चुनाव हो चुके, 379 पर, उसमें बीजेपी पिछली बार 210 जीती थी। यानी भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 55% का स्ट्राइक रेट मेंटेन किया था, 45% तब भी हारी थी, वही नीचे जा रही है। तो बची हुई सीटों में जो 90-92 है, जिसमें 86 का जिक्र आप कर रहे हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी कितना नीचे जा रही है, ये यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और हरियाणा, हिमाचल के आंकड़ों से, बंगाल का आंकड़ा दादा दे रहे हैं, उससे साफ दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी 40 से 50 के बीच मुझे लग रहा है कि आती हुई दिखाई दे रही है। और वो तब जब उत्तर प्रदेश बचा रहा है, उत्तर प्रदेश में 4-5 से ज्यादा का लॉस नहीं हो रहा है तब। जी, नहीं हो रहा है, यानी भैंस पानी में जा रही है। आप कह रहे हैं कि 250, 260, 210 और ये 50 जोड़ लें तो कहीं ना कहीं गिनती 250, 255 पे रुक रही है। डॉक्टर साहब, ये गिनती 250, 260 पे रुक रही है, जब दिल खोल के आप सीटें दे रहे हैं। होने क्या जा रहा है? आपको लग रहा है 250 से भी नीचे आने जा रहे हैं मोदी जी? 250 से तो काफी नीचे आने जा रहे हैं, क्योंकि यूपी और बिहार, ये 2 राज्यों पर टिके थे मोदी जी, और उसमें भी खास करके यूपी में 75 का उनका टारगेट था। लेकिन स्थिति मुझे 35 के ऊपर नहीं लग रही है बीजेपी की। 35 के ऊपर नहीं लग रही, 35। सुधीर जी, लास्ट कमेंट, एक लाइन में आंसर। क्या बैंड बजने जा रहा है महाराष्ट्र में मोदी और शाह का? बैंड बजेगा नहीं बजेगा वो 4 तारीख को पता चलेगा, लेकिन सिचुएशन आज काफी मजबूत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है, लेकिन उनकी स्थिति इतनी मजबूत नहीं है। मुझे जो दिख रहा है ग्राउंड पे, जो कांग्रेस का जो वोट बैंक था, जो 50 साल उन्होंने रूल किया था, वो वोट बैंक की वजह से, वो था दलित, मुस्लिम और आदिवासी। ये इलेक्शन में वो वापस कांग्रेस की तरफ और अपोजिशन की तरफ आते हुए दिख रहा है। ये सबसे अहम फैक्टर मुझे ये इलेक्शन में दिखा। और दूसरा फैक्टर, जो आरएसएस के साथ जो बहुजन वर्ग के लोग काम करते थे बूथ लेवल पे वगैरह सभी, इस बार ऐसे सुनने में आ रहा है कि सिर्फ सवर्ण लोग ही बूथ पे है और बाकी जो बहुजन लोग थे वो बिल्कुल नहीं है। और मुंबई में जो मराठी वर्सेस गुजराती है, उसका बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका और फटका बैठ सकता है। ये बताइए, 4 जून को मुंबई का किंग कौन होगा? मोदी होंगे, शाह होंगे, शिंदे होंगे, अजीत पवार होंगे, शरद पवार होंगे, उद्धव ठाकरे? 4 जून को मुंबई का किंग कौन होने जा रहा है? देखो दीपक जी, मैंने भी जर्नलिज्म काफी साल से हाँ जी, आप भी दिल्ली में है, आपने बॉम्बे में है, कलकत्ता में है, बाकी लोग, तो उनको पता है कि बॉम्बे किस नाम से जाना जाता है। एक ही नाम है, ठाकरे। तो ठाकरे का दबदबा आज भी है, कल भी है, मुंबई और मेरे तो इसलिए मुझे लगता है कि वही काफी है महाराष्ट्र में। आप जब मुंबई का मतलब ठाकरे, ये कह रहे हैं किंग विंग की बात छोड़िए, सुधीर जी कह रहे हैं ये सवाल मेरा बेकार है, कह रहे किंग विंग छोड़िए, मुंबई का मतलब ठाकरे है, और आज भी ठाकरे। दादा, खेला होबे इस बार? चूंकि लक्ष्मी भंडार जो ममता बनर्जी ठीक चुनाव का पहले डबल कर दिया और अभी बीजेपी की पहले क्रिटिसाइज किया, और इसके बाद बोल रहा है जो हम लोग आएगा तो दुगुना देगा, 1000 की जगह 2000 देगा, 3000 देने के लिए वादा कर रहा है। खेला होबे मतलब? हाँ, वो तो होना ही जा रहा है।
चलिए, दादा कह रहे हैं बंगाल में खेला होबे और सुधीर सूर्यवंशी कह रहे हैं कि मुंबई का मतलब ठाकरे, ठाकरे अभी भी बरकरार हैं। और प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि मुझे तो लग रहा है कि 50 सीट छोड़िए, आखिरी राउंड में 35 सीट मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। और सबसे बड़ी बात अभिषेक कह रहे हैं कि ये जो आखिरी राउंड है, ये एक तरह से मोदी जी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इस चुनौती को अगर मोदी जी ने पार नहीं किया तो 272 का आंकड़ा नहीं छू पाएंगे। करो या मरो की स्थिति है, डू और डाई बैटल है ये। 20, 25 और 1 3 तारीखें नोट करिएगा दोस्तों, 20 मई, 25 मई और 1 जून। अभिषेक कह रहे हैं, डेटा जर्नलिस्ट कह रहे हैं, डू और डाई बैटल फॉर मोदी और शाह। प्रोफेसर साहब आप आए, प्रसूंदा आप आए, सुधीर जी आप आए और अभिषेक जी आप आए। बहुत बहुत शुक्रिया, बेबाकी से बातचीत हुई। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।